हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर 370 नागरिकता कानून, पीओके और एलएसी को लेकर हम उनकी राय जानेंगे, साथ ही मौजूदा कोरोना संकट पर भी चर्चा करेंगे। आइए जितेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और पहला सवाल आपसे यह है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? ही कहा, ये जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विश्वास के साथ, कि ये आखिरी चरण रहेगा आतंक का जम्मू में। हो रही है कि ये जो भगदड़ में जो भागते हुए मिलिटेंट हैं, वो इस तरह से हताश होकर के इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन जानिए, ये कोरोना की आपदा के खत्म होते ही जो पोस्ट कोविड एरा आएगा, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील अवसर और युग रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए। जहां तक विकास का संबंध है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि पिछले 2-4 महीनों में विलंब आया है, लेकिन साथ ही साथ जो नई व्यवस्था वहां पर लाई गई 31 अक्टूबर मध्यरात्रि के बाद एक यूनियन टेरिटरी के रूप में और 5-6 अगस्त के संविधान परिवर्तन के उपरांत, उससे बड़ी तीव्र गति से विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने का प्रयास हुआ है। जो सेंट्रल फंड्स की जो कहीं ना कहीं पिलफरेज हो जाती थी या पूरी तरह से पर्याप्त उनका उपयोग नहीं होता था, उस पर भी अंकुश लगाया गया है। और बहुत से रुके हुए प्रोजेक्ट, अगर मैं नाम भी लेने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा। मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट है, इरिगेशन का, 40 वर्ष से रुका पड़ा था, अभी वो शुरू हो गया। उज्ज का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जो अभी उसको अभी स्वीकृति कुछ ही दिन पहले पहुंची है। पावर प्रोजेक्ट्स हैं पक्कड़ डुल के, 8-8 मेडिकल कॉलेजेस, 2-2 एम्स। मुझे नहीं लगता कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में या प्रदेश में भी 2-2 एम्स हैं। यहाँ पर एक के बजाय 2 एम्स हैं, जिसमें से अगर आप केंद्र शासित प्रदेश देखें तो शायद एक पौंडीचेरी में और एक चंडीगढ़ में होगा। उसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरीज में भी इस तरह की सुविधा, ये मोदी सरकार ने जो प्राथमिकता दी है जम्मू कश्मीर को, लेकिन बदकिस्मती से शायद उसका पूरा लाभ हम उठाने के स्थिति में नहीं थे। अब वो युग आया है और 1-1.5 वर्ष के भीतर ही वहां पर बदला हुआ आप एक चित्र देख पाएंगे। जितेंद्र जी, 370 और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 60-70 वर्ष में जिस प्रकार की वहां व्यवस्था थी, संवैधानिक व्यवस्था, उससे क्षेत्रीय भेदभाव भी हो रहा था। वोट बैंक की राजनीति के चलते एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में भी भेदभाव था। आलम यहां तक पहुंचा कि जो लोग वहां से 70-70 वर्ष से वहां पर बसे हुए थे पाकिस्तान से आकर के, उनको नागरिकता का और वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, मात्र इसलिए कि 2-3 परिवार ये समझते थे कि यदि वोट बैंक सीमित रहा तो पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना वंशवाद बनाए रखेंगे। अगर वोट देने का अधिकार दूसरे लोगों को हुआ तो शायद ये रास्ता उनके लिए कठिन हो जाए। इसके अतिरिक्त सीमा पर रहने वाले लोगों को, एक एलओसी का हिस्सा है सीमा का, वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन दिया हुआ था, आरक्षण दिया था, जो दूसरा हिस्सा था वहां नहीं दिया था। वोट बैंक को लेकर के ही ये परिवारवाद भी चला, और इसी श्रेणी के लोग जो पाकिस्तान के वहां पर शरणार्थी जाकर के बस गए थे, अब तो उनको शरणार्थी भी नहीं कह सकते 70 वर्ष के बाद, उन्हीं में से 2 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल जी। लेकिन इस प्रकार से अमानवीय ढंग से जम्मू कश्मीर को अपने तरीके से चलाने का प्रयास किया गया 370 की आड़ लेकर के। और ये भी नहीं, मैं तो कश्मीरी समुदाय से भी ये कहूंगा कि आपको 370 के नाम पर ठगा गया, क्योंकि जहां पर इनका लाभ होता था वहां पर ये 370 का ये एक बोगी उठा देते थे कि साहब 370 है इसलिए यहाँ कानून नहीं लागू हो सकता। 800 कानून इन्होंने लागू नहीं किए। जहां इनका लाभ लगता था कि 370 के कानून के माध्यम से होगा तो लगा देते थे। उदाहरण के तौर पर 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा जी ने विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष किया तो तब इन्होंने तुरंत कर लिया, तब इन्हें 370 नजर नहीं आया, स्पेशल स्टेटस नजर नहीं आया। लेकिन जब मोरारजी भाई की सरकार ने उसको रिवर्स करके 5 वर्ष का किया तो तब इनको 370 नजर आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि सिलेक्टिव मिसयूज एंड सिलेक्टिव यूज ऑफ 370 वो समाप्त हुआ है। ना केवल जमीनी स्तर पर असमानता का एहसास होने लगा, लेकिन जैसे आपने इशारा किया कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को एक मानसिक स्तर पर भी जो एक फासले बन चुके थे, तो तमाम के तमाम कश्मीरी पंडित समुदाय को रातों रात रसोई और घर छोड़ करके भागना पड़ा, उसकी भी भरपाई अब होने लगी।
जितेंद्र जी, लगातार ये सवाल यहाँ पर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं भारत को लेकर। भारत ने पीओके को लेकर अब मौसम दिखाना शुरू कर दिया है, तो क्या हम कहने की स्थिति में है कि जल्दी पीओके हमारा होगा? पीओके को लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चय ही विडंबना ये है राजीव जी कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही, ये संसद का एक मान्यता प्राप्त प्रस्ताव था सन 1994 में, जब सरकार कांग्रेस की थी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया और ये कहा गया कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बचा हुआ मुद्दा है तो मात्र यही कि किस प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर या उनके गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन जैसे कि इतिहास रहा है, कांग्रेस स्पीक्स बाय कन्वीनियंस, उस समय उन्होंने पारित करवा दिया, बाद में उसका फॉलोअप छोड़ दिया और फिर वो पाकिस्तान नवाज बन गए और कभी चीन नवाज बन गए। और आज तो आलम यह है कि मोदी सरकार को नीचा दिखाने के नाकामयाब प्रयास में वो चीन को तरजीह देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब पहली बार मोदी सरकार ने इस संकल्प को, इस प्रण को, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक प्रोसेस, एक क्रम प्रारंभ किया है और निश्चय ही अगला लक्ष्य यही रहेगा कि किस प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः जम्मू कश्मीर और भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन और पाकिस्तान, भारत के बीच में ये जो चलता रहा विषय काफी समय से चल रहा है। लेकिन हैरत ये होती है जब राहुल गांधी या दूसरे नेता ये कहते हैं कि स्थिति साफ की जाए, इसका मतलब है कि उन्होंने स्वयं अपना इतिहास नहीं पढ़ा हुआ। ये स्थिति यहां तक पहुंची कैसे, ये कांग्रेस का करा धरा है। इनको कोई समझाए, क्योंकि वहां पर शायद अब कल्चर नहीं रहा अपने ही पार्टी का इतिहास पढ़ने का। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जब जिन्होंने चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई को आमंत्रित किया था भारत, और यही सड़कें थी जनपथ की, राजपथ की, जहां पर के खुली गाड़ी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चौ एन लाई को लेकर के सारा दिल्ली घुमाया था। दोनों रास्तों पे लोग खड़े थे, उनसे फूल बरसा करके हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवाए गए और 2-4 वर्ष के भीतर ही फिर वो कांड हुआ हिमालयन ब्लंडर जिसे कहते हैं 1962 का, और फिर ये मैकमोहन लाइन बनी जो आज तक LAC के रूप में एक बखेड़ा बने हुए है। ये सारा उनका करा धरा है। ये जितनी भी हमें समस्याएं मिली, जैसे आपने शुरू में गिनवाई, चाहे 370 है, चाहे ट्रिपल तलाक है, चाहे CAA का है, चाहे राम जन्मभूमि है, ये सारा इनका करा धरा है। बाई कन्वीनियंस ये उसको बात को आगे बढ़ाते हैं, बाई कन्वीनियंस पीछे चले जाते हैं। POJ के भी पारित प्रस्ताव इनकी सरकार ने किया, लेकिन पीछे ये हट गए। तो ये जो इन्होंने एक अवसरवादिता की राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की, मैं तो कल भी कह रहा था, आज फिर से कहता हूं कि 370 को लेकर के ये बार बार मोदी सरकार की मुखालफत करते हैं। लेकिन क्या ये सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं कि अगर ये सत्ता में आए, वैसे वो आने की कोई संभावना नहीं है, अगर ये सत्ता में आए तो ये फिर से 370 लगा देंगे? ये कभी नहीं कहेंगे। ये दाएं बाएं कोलेट्रल बातें करते हैं कि साहब स्टेट को UT को बना दिया, साहब डोमिसाइल लॉ में हमें परामर्श क्यों नहीं किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे क्योंकि इन्हें मालूम है कि जनमानस मोदी जी के इस फैसले के पक्ष में है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये दोआकली दोहरी राजनीति इन्होंने करने का प्रयास किया है, वो ठगबाजी का जमाना जाता रहा। आज का हिंदुस्तान 70% 40 वर्ष से कम अवस्था के युवाओं का है। वो अपने माता पिता के कहने पर भी आसानी से तर्क के बिना कन्विंस नहीं होते, इसलिए ये अब इनका जमाना, इनका दौर जाता रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर आपको भी और तमाम लोगों को भी सरकार में बधाई।